हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम विद्युत जनित्र जो प्रत्यावर्ती धारा को पैदा करता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा ही हमारे घरों में आती है, मतलब सरकार की तरफ से तो वही भेजी जाती है निगम की तरफ से। आज हम जब वो धारा पैदा हो चुकी है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रभाव से, तो उस धारा को हम अपने घरों तक किस तरीके से लाते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको प्रश्न संख्या 266 पर आपको दी गई है। तो 266 पेज आप निकाल कर तैयार रहिए, तब तक मैं उससे संबंधित वीडियो आपको समझाता हूं। तो ये हम बता ही चुके हैं कि भाई विद्युत का उत्पादन जो होता है वो आपका 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर होता है, पर जहां बिजली घर होते हैं वहां पर विद्युत का उत्पादन 11,000 वोल्ट पर किया जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा लिख लें कि घरों में तो 220 वोल्ट आता है, पर जहां बिजली घर होते हैं वहां पर उच्च वोल्टेज पर इसको पैदा किया जाता है 11,000 वोल्ट पर। ठीक है जी। और आवृत्ति तो वहां भी 50 हर्ट्ज है और हमारे घरों में भी 50 हर्ट्ज है, बट जो प्लांट है, जो फैक्ट्री है बिजली पैदा करने की, जो बिजली घर है वहां पर 11,000 वोल्ट है, पर वो हमारे घर पर आएगा 220 वोल्ट में। तो ये हमने घर दिखाया। तो घर के बाहर या कुछ दूरी पर छोटे छोटे बिजली घर होते हैं, ठीक है जी, सब स्टेशन कहलाते हैं। तो उन सब स्टेशन पर जैसा आपने देखे होंगे, ट्रेन लाइन पे तो खास तौर पे आपने देखे ही ऐसे, ठीक है जी। तो ये ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर करते क्या है, उस 11,000 वोल्ट को कम करके, है ना, अपचयन यानी घटा करके उसको 220 वोल्ट में बदल देते हैं। फिर वो 220 वोल्ट हमारे घरों में आके हमारे टीवी, पंखे या मोबाइल के चार्जिंग आदि के काम में आती है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। बिजली घर में 11,000 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर विद्युत का उत्पादन हुआ, पर घरों में वो आएगा 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज पर। और उच्च वोल्टेज पर क्यों बिजली घर से भेजा जा रहा है? क्योंकि उच्च वोल्टेज पर जब विद्युत का पारेषण मतलब ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना, तो शुद्ध हिंदी तो उसकी क्या होती है, पारेषण। तो जब भी हम इस तरीके से उसको भेजते हैं तो उच्च वोल्टेज पर भेजने से उसमें क्षति कम होती है। तो उच्च वोल्टेज पर बिजली घरों में बिजली पैदा की जाती है और उच्च वोल्टेज पर ही उसको बिजली के तारों पर पारेषण किया जाता है, जिससे कि उसमें क्षति कम होती है। बिल्कुल जो बात बोली है, ऊर्जा की क्षति को कम करने के लिए, ठीक है। अब जो विद्युत शक्ति है वो हमारे घर में 3 तारों द्वारा प्रवेश करती है। एक तो है लाल तार, जिसको हम बुद्धिमय तार बोलेंगे, ये वाला। दूसरा उदासीन तार यानी काला तार, ये नीला भी होता है कई बार। और तीसरा है अर्थ का तार, जो कि जमीन के अंदर उसका संपर्क होता है। तो ये है अर्थ का तार, हरा वाला। तो जो लाल वाला तार है उस पर 220 वोल्टेज यदि टेस्टर लगाएंगे तो उस पर 220 वोल्ट क्या इंडिकेशन नहीं, लाल बल्ब जलता है, ठीक है जी। बाकी तो विभव मापने के लिए विभव मापी लगाना ही पड़ेगा। तो इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आपका 220 वोल्ट का अंतर होता है, इसके और इसके बीच में। किसके बीच में? विद्युन्मय तार, उदासीन तार, ठीक है जी। अर्थ का तार हरे रंग का होता है और ये किसी धातु की प्लेट द्वारा जोड़कर जमीन के अंदर गाड़ दी जाती है। तो जमीन के अंदर एक धातु की प्लेट गाड़ देते हैं और अर्थ का तार उस धातु की प्लेट से जाकर जुड़ता है, जो कि विद्युत के लीक होने या विद्युत की क्षति, धारा की क्षति होने पे, कब मान लीजिए किसी आयरन प्रेस कर रहे हैं, उसके धातु के आवरण पर धारा का लीक हो गया, क्षरण हो गया, तो वो क्या होगा, अर्थ का तार यदि उसमें लगा होगा तो वो जो धारा का क्षरण हुआ है वो इस तार के द्वारा जमीन के अंदर चला जाएगा, ना कि आपके शरीर को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बारे में फिर से बताएंगे अभी। तो विद्युन्मय तार और उदासीन तार के बीच में 220 वोल्ट का अंतर होता है। इसमें से ये घटाया 220 वोल्ट आ गया आपका। तो अब हम घर के अंदर जो हमारी अलग अलग चीजें होती हैं, टैप रिकॉर्डर है, मिक्सी है और बल्ब है, इन सब के बारे में समझेंगे। ये तो है आपका वो जो हमने हरा तार आपको बताया था ना। तो हरा तार किससे जुड़ा होता है कि भाई जमीन के अंदर गड्ढा खोदा और उसके गड्ढा खोद के एक धातु की बड़ी सी प्लेट से एक
धातु का ही इस तरह से मोटा सा रॉड जोड़ देते हैं और फिर इससे वो हरा तार जुड़ेगा। इसको हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग भी कहते हैं, या भू संपर्कित तार हरे रंग का इसी से जुड़ता है। अब है बात फ्यूज की। तो फ्यूज का चित्र जरा देखिए आप लोग। फ्यूज इस तरीके का होता है, इसमें ये कांच के सिलेंडर जैसी चीज में एक पतला सा तार होता है। ऐसे इस फ्यूज के ऊपर लिखा भी होगा साइड में 5 एम्पियर, 2 एम्पियर या 10 एम्पियर। तो वो फ्यूज की रेटिंग की हिंदी में बोलेंगे अनुमतांक। अनुमतांक का मतलब है वो अपने अंदर कितनी धारा को प्रवाहित करने की अनुमति देता है। तो किसी भी विद्युत उपकरण के बगल में या उसके मुख्य परिपथ में जब भी हम फ्यूज को लगा देते हैं और यदि धारा का प्रभाव उसके अनुमतांक से ज्यादा होता है तो यह फ्यूज खुद को जूल तापन के प्रभाव में आकर पिघला लेता है, जिससे कि मुख्य परिपथ अथवा उपकरण खराब होने से बच जाता है। तो फ्यूज हमारे घर के परिपथ में या किसी भी आयरन, टीवी, एसी, इनका एक मुख्य अवयव है जो खुद का बलिदान देता है। खुद का इसका तार पिघल जाएगा पर यह मुख्य यंत्र या परिपथ को बचा लेता है। इसके बारे में भी हम अभी फिर से देखेंगे, पर अभी आप एक बार शॉर्ट नोट देखते चलो कि कौन सी चीज कैसे दिखती है। वो मैं आपको ग्राफिक में ही दिखा सकता हूं। ये ब्रेड सेकने का टोस्टर है। अब कभी एकदम वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी तब भी वो जो फ्यूज होगा वो इसको बचा लेगा। फ्यूज खुद का बलिदान कर देगा। यहां पर शायद आप देख पा रहे हो जल गया। तो उच्च वोल्टेज आने पर हमारे इस तरह के जितने भी उपकरण होते हैं वो सब खराब होने से बच जाते हैं फ्यूज की वजह से। ठीक है जी। अब मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूं जहां पर मैं आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके बारे में बताऊंगा। आ जाइए। अब ये जो चित्र है वो आपके पेज नंबर 266 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 266 आप खोल लें, फिर मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताता चलता हूं। तो उम्मीद है आपने अपना पेज खोल लिया होगा, पेज नंबर 266 और चित्र संख्या 13.20। तो चित्र संख्या 13.20 चित्र है आपके उसमें। तो चित्र संख्या 13.20। आइए, तो परिपथ वहां पर भी दे रखा है, यहां पर भी मैं बोर्ड पर इसको मैंने दिखा दिया है। 3 तरह के तार दिख रहे हैं, एक हरा, एक लाल और एक काला। हरा वाला तार अर्थ वायर कहलाता है इंग्लिश में, या हिंदी में बोलेंगे तो भू संपर्क तार कहलाएगा। और कभी भी आप कोई बिजली की चीज खरीदने जाएंगे, टीवी, एसी वगैरह, तो उसमें इस तरीके से सर्किट में दिखा रखा होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई यदि धारा का क्षरण हुआ तो वो धातु के आवरण के द्वारा जमीन के अंदर चला जाता है, आपके शरीर को नहीं लगेगा। लाल वाला क्या है? लाल वाला तो वही विद्युन्मय तार या लाइव वायर या पॉजिटिव वायर या मिस्त्री लोग उसको गर्म तार भी कहते हैं। काला वाला क्या है? न्यूट्रल वायर या उदासीन वायर। ठीक है जी। आइए अब एक एक के बारे में अपन ध्यान से देखें। तो ये हरा तार क्या होता है? भूसंपर्क तार अल्प प्रतिरोध पथ प्रस्तुत करके यंत्र के धात्विक आवरण में धारा के क्षरण को भूमि की और प्रभावित कर देता है, जिससे आपको बिजली का झटका नहीं लगता है। तो इसको ठीक से नोट कर लें। तो भूसंपर्क तार का क्या उपयोग है कि भूसंपर्क तार निम्न यानी बहुत छोटा प्रतिरोध पथ प्रस्तुत करता है। छोटा पथ, क्योंकि धारा क्या होगी? छोटे अल्प प्रतिरोध की तरफ भागेगी। तो अल्प प्रतिरोध पथ प्रस्तुत करके यदि कभी यंत्र के धात्विक आवरण में कोई धारा का लीक हुआ, क्षरण हुआ, तो वो आपकी बॉडी को नुकसान करने, आपके शरीर को नुकसान करने की बजाय वो किधर चला जाएगा? भूमि की तरफ चला जाता। इसको ठीक से नोट कर लें, क्योंकि क्या उपयोग है और कैसे लिखना है वो सारी लाइन मैंने आपको बता दी। तो भूसंपर्क तार होने से जो भी करंट लीक होगी, धारा लीक होगी, खासतौर पे कूलर या पानी की मशीन जिसमें कि बिजली और पानी साथ रहते हैं, तो वहाँ पर अक्सर ऐसा हो जाता है। तो यदि कोई इस तरह का लीक होगा तो वो आपके बॉडी, शरीर को लगने की बजाय भूमि की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी। आइए और कुछ देखते हैं। तो सरकार या निगम की तरफ से ये बिजली आई तो सबसे पहले तो वो फ्यूज बोर्ड में लगती है ना। फ्यूज के चित्र मैंने दिखाई दिया। आजकल क्या होता है, नए जमाने में फ्यूज नहीं होते, एमसीबी लगा देते हैं। आपने बड़ा नाम सुना होगा, वो बटन जैसा होता है और उल्टा चलता है हमारे और बटनों से वो। ठीक है जी।
तो उसका ऑन हमारे साधारण स्विच के ऑफ के जैसा दिखता है ना, उल्टा चलता है। बस आप कभी घर में और लोग होते हैं वहाँ पर उनसे पूछिएगा। तो फ्यूज बोर्ड में या तो फ्यूज लगा लें जो भी उसे सिलेंडर जैसे दिखाए थे, नहीं तो एमसीबी भी होता है, पर एमसीबी अभी आपकी किताब में डिस्कस नहीं है, बस मैंने तो अलग से बता दिया है। ठीक, अब फ्यूज का काम क्या है कि फ्यूज क्या करता है कि परिपथ में कभी भी अवांछनीय उच्च धारा आती हो तो अवांछनीय उच्च धारा जो होती है वो जूल तापन के प्रभाव से फ्यूज पिघल जाता है। तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं धारा के ऊष्मीय प्रभाव में। तो हीट क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है, I²RT। तो कभी भी उच्च धारा आएगी तो उच्च धारा का वर्ग और ज्यादा हो जाएगा, तो उच्च धारा का ये वर्ग और ज्यादा हो जाएगा, जिससे जूल तापन हो जाएगा किसमें, फ्यूज के वो पतले से तार में, जिससे फ्यूज पिघल जाएगा और उससे परिपथ टूट जाता है, जिससे कि जब परिपथ टूट गया तब उसमें धारा बहेगी नहीं, जिससे कि और जो क्षति होती आगे वो रुक गई। तो इसको भी आप नोट करिए। तो जूल तापन के प्रभाव से कभी भी कोई अवांछनीय उच्च धारा यदि परिपथ में आती है तो फ्यूज अपने आप को ही जला के खत्म कर लेता है, वो जल के टूट जाता है। परिपथ टूट गया तो और धारा बहेगी नहीं, जिससे कि और होने वाली क्षति बच जाती है। तो ये तो था फ्यूज के बारे में। अब फ्यूज से बिजली आगे बढ़ी तो ये आपका बिजली का मीटर होता है, जिसका पठन या पाठ्यांक लेने बिजली विभाग का कर्मचारी आता है। फिर वो आपको एक बिल पकड़ा देता है कि भाई इस महीने आपको 1000 रुपये जमा करना है, 2000 रुपये जमा करना है। तो ये फ्यूज के बाद ये बिजली के मीटर में जाता है। बिजली के मीटर में जो यूनिट होती है वो होती है 1 किलोवाट आवर। तो वो जो एक यूनिट होती है वो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इससे बिल आपका पैदा होता है कि कितने रुपए आपको देने हैं। ठीक है, फिर ये बिजली आगे एक वितरण डब्बे में चली जाती है, क्योंकि अब आपको आगे अलग अलग फैन, टीवी, बल्ब, कूलर, एक घर के अंदर 20 तरह की चीजें होती हैं, तो 20 तरह के सॉकेट होते हैं। तो आगे जाके ये 2 तार हैं वो कई तरह के हिस्सों में बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको 20 चीजें चलानी है। आइए अब जरा देखिएगा, यहां से लाल तार आगे बढ़ा, फिर लाल तार को मैंने यहां बैंगनी रंग से दिखा दिया है, और ये उदासीन तार ये चल ही रहा है। अब जरा देखिए कि मान लीजिए ये टीवी का आपका पहला सॉकेट हो गया जिसपे कि आपने टीवी को लगाया। तो जरा देखिए इसमें क्या है, यहां पर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि 3 तार हैं तो आगे भी 3 डॉट होंगे। तो पहला डॉट तो आपने किससे कनेक्ट कर दिया, ये उदासीन तार से, दूसरा डॉट ये लाल तार से, और तीसरा डॉट हरे तार से। ठीक से इसको समझिए। तो यहां पे हर जगह 3 डॉट दिखाए हुए हैं। 3 डॉट दिखाएंगे क्योंकि तार भी कितने हैं, 3। ठीक है, फिर ये जो ऑन ऑफ स्विच होगा, है ना, तो मान लो ये टीवी का डब्बा है तो ऑन ऑफ स्विच भी वो किसमें लगाएगा, इसमें लाल वाले यानी कि लाइव वायर में। ये तो हो गया मान लो तुम्हारा टीवी। फिर ये हो गया तुम्हारा कूलर। तो कूलर को भी तीनों चीजें चाहिए भाई, न्यूट्रल और लाइव तो मस्ट है, ये जरूरी है। और ये हरा वाला तार क्षति से बचाने के लिए होता है, ये आपको झटका ना लग जाए। ठीक है, फिर ये कूलर का ऑन ऑफ स्विच ये मैंने गोले से दिखाया है, तो ये गोले क्या बता रहे हैं, ऑन ऑफ स्विच लगा लें, जिससे कि अलग अलग चीजों को अलग अलग टाइम पे, अरे भाई जब रात को सो जाओगे तब टीवी की जरूरत नहीं तो इसको यहां पर ऑफ कर देना। ठीक है जी, ऐसी सर्दी आएंगी तो कूलर की जरूरत नहीं तो उसको ऑफ रखिए। इसी तरह से अब ये बल्ब है, ये इस तरह की सारी चीजें। तो हर एक में 3 जॉइंट, 3 तरह के तार आते हैं जो हमने यहां दिखा रखे हैं। और सारे यंत्र पाश क्रम में होते हैं। साधित्र भी आपके यहाँ शब्द इस्तेमाल किया है, साधित्र यानी टीवी, पंखे, एसी को अपन साधित्र बोल रहे हैं, यंत्र भी बोल दे रहा हूं मैं तो हर एक में 3 तरह के तार होते हैं, ये और ये। ठीक है जी, अब कुछ और देखते हैं। अति भारण और लघु पतन भी आपके उसमें दिया हुआ है, जिसके बारे में मैं बताता हूं। तो हम आगे चलते हैं। ये आपके उसमें दे रखा है 2 शब्द, एक तो अति भारण, एक लघु पतन। तो अति भारण की परिभाषा लिखना शुरू करें। कई बार क्या होता है, घर में अलग अलग सॉकेट होते ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक ही सॉकेट में टीवी को भी, एसी को भी, मोबाइल को भी, सबको जोड़ देते हैं। तो ये अति भारण यानी ओवरलोड। तो यूं समझ लें, कब किसी के पास मोटरसाइकिल है उस पर 10 आदमी बैठ गए तो क्या बोलेंगे, ओवरलोड, और वो सिपाही जो होता है चालान काट देता है। तो अति भारण क्या है, एक ही सॉकेट में बहुत सारे साधित्र को जोड़ देते हैं, तो उस सॉकेट से धारा का मान बढ़ जाता है। समझ रहे हैं, जैसे ये तो सॉकेट का, ये तो
ये हो गया। फिर आप क्या कर रहे हैं, लगातार उसमें यंत्र पे यंत्र जोड़ते चले जा रहे हैं। अब सारे के सारे समांतर में तो ये धारा जो होगी क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 सबको जोड़ते चले जाओ। तो कुल मिला के समांतर क्रम में होने से सबको जोड़ते चले जाएंगे, तो यहां पर जो है धारा का मान बढ़ जाएगा। धारा का मान बढ़ जाएगा यानी अतिभारण हो गया। तो मान लीजिए यहां पर कोई फ्यूज वगैरह लगा हुआ, तो बेचारा अतिभारण की वजह से ही गल के टूट जाता है। तो अतिभारण की वजह से भी फ्यूज जो है वो गल के टूट जाता है, क्योंकि अतिभारण होने पे धारा का मान बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि तुम एक ही सॉकेट पे पार्श्व क्रम में बहुत सारे यंत्र या साधित्र, टीवी, एसी, बल्ब, कूलर सब जोड़ते चले जा रहे हो, तो बेचारा क्या होगा, समांतर में जो धाराएं सब में अलग अलग जाएंगी पर निकलेंगी यहीं से, तो सबका योग बढ़ता चला जाएगा। ये हम कहना चाहते हैं। तो ये तो था अतिभारण। अब लघु पतन तो बहुत कॉमन है, गर्मी के दिनों में इसके चलते तो बहुत ज्यादा आग लगने की दुर्घटनाएं होती है। खासतौर पे क्या होता है, एसी वगैरह में बाहर भी गर्मी है और एसी भी बाहर की तरफ गर्मी छोड़ रहा है, तो उसके क्या होते हैं, जो प्लास्टिक के आवरण होता है ना, जिसको विद्युत रोधन कहेंगे हिंदी में, तो गर्म वो प्लस तार एवं माइनस तार यानी लाल और काले ताल का जो प्लास्टिक का आवरण, जिसे विद्युत रोधन भी कहते हैं, उसकी क्षति हो जाती है, वो गल जाता है। गल जाएगा तो भी ये प्लस और माइनस तार आपस में शट जुड़ जाएंगे, आवाज आएगी और बस उच्च धारा बहने लगी, कई बार आग भी लग जाती है। ठीक है, तो तार अब क्या है कि ये था आपका एसी, ये तो मुख्य परिपथ हो गया और तार इस तरह से जा रहे थे, एक लाल और एक हरा। पर हो क्या गया कि वो जिस पतली सी केबल के अंदर जा रहे थे, उसके अंदर उसका जो प्लास्टिक का आवरण था वो गल गया, तो अंदर का जो कॉपर वायर होते हैं वो आपस में मिल गए। तो धारा मुख्य परिपथ में जाने की बजाय बीच में से ही लघु परिपथ में, छोटे परिपथ में उच्च मान के साथ बहने लगी। तो प्लास्टिक आवरण या विद्युत रोधन जब भी गल जाएगा गर्मी की वजह से, तो दोनों तार में बहने वाली धारा मुख्य परिपथ की बजाय बीच में ही से लौट आती है तो उच्च मान हो जाता है, क्योंकि सारा प्रतिरोध तो मुख्य परिपथ में था ना, ये तो आपके चालक तार थे। तो एकदम धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कितना भी बढ़ सकता है। अरे भाई, अतिभारण में तो हो सकता था कि भाई 5 एम्पियर का तुमने अनुमतांक दिया है, तो ज्यादा बेचारा 5.5 एम्पियर या इसके आसपास होता, पर यहां तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। 5 एम्पियर की बजाय हो सकता है वो 50 एम्पियर हो जाए सीधा। तो लघु पतन में तो धारा का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुख्य प्रतिरोध तो सर्किट से हट ही गया है। ठीक है जी। तो जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा, फिर से वही फ्यूज पिघल जाएगा और मुख्य परिपथ में जो भी क्षति होगी वो आपकी बच जाएगी। तो मेरा सिर्फ यही कहना नहीं है कि 10th साइंस के हिसाब से इस चैप्टर को मत पढ़िएगा, ये कॉमन जनरल नॉलेज जो होती है उसके हिसाब से भी बहुत जरूरी था। ये आपका कभी जिंदगी को बचाने का काम कर जाएगा। तो इसमें से सारी चीजें आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। मैंने काफी क्रिस्प छोटी थ्योरी आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बिजली के काम करने का मेरा भी इंटरेस्ट बना रहता है, तो आज उस सबको मैंने थ्योरी के थ्रू आपको समझाया है। ठीक है जी। और जो टेस्टर आता है, तो उस टेस्टर को, जैसे ये मैंने पहले ही बताया था, इस टेस्टर का बल्ब कब जलता है, जब आप इस लाल वाले यानी लाइव वायर में इसको अटैच कर देते हो। जैसे अटैच कर दोगे तो इसमें बल्ब जलने लग जाता है। या कभी किसी कूलर पंखे में लीकेज भी हो रहा हो, तो उसकी जस्ट बॉडी को छू के देखिए, तो वहां पर एकदम से आपका यदि लाल हो जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारी अर्थिंग खराब हो गई है। अर्थिंग होती है तो फिर वो सीधा जमीन के अंदर चला जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन जाते जाते करा दूं, ये भी आपके मैंने किताब से ही लिया है, कि भाई कोई हीटर है, वो हीटर पर रेटिंग लिख रही है कितनी, 2 किलोवाट और 220 वोल्ट, तो क्या उस पर 5 एम्पियर का फ्यूज पर्याप्त रहेगा क्या? तो एक हीटर है जिस पर शक्ति है 2 किलोवाट और वोल्टेज है इतना, तो फ्यूज ये सही रहेगा कि गलत रहेगा? तो आइए करते हैं, क्या रिश्ता है भाई शक्ति वोल्टेज में, ये वाला, इससे धारा का मान कितना आ जाएगा, पी कितना हो गया, 2 किलो का मतलब क्या हो गया 1000, वोल्टेज का कितना है 220, इसको काट के देखिए आप, 0 से 0 गया, 2 11 22, 200 200, ये हो गया तुम्हारा 9 एम्पियर। तो हीटर कह रहा है कि 9 एम्पियर करंट तो मुझको ही चाहिए। तो यदि वहां पे उसकी लाइन में 5 एम्पियर लगा दो, तो पता है ये फ्यूज वहां पर पिघल जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है, ये उसको चलने ही नहीं देगा। तो 5 एम्पियर का फ्यूज बेकार रहेगा।
यानी इस हीटर के लिए हमें 9 से थोड़ा ऊपर यानी 10 एम्पियर का फ्यूज लगाना चाहिए। 10 एम्पियर का फ्यूज उपयोगी रहेगा। तो इस तरीके से P = VI फॉर्मूला लगा के हम धारा का मान निकाल लेते हैं कि भाई कितनी धारा बहेगी, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा 9.5 एम्पियर या इस तरह का तो नहीं, क्योंकि पूर्णांक की होता है तो 10 एम्पियर का ले लें। बहुत 20 एम्पियर का लेने से फायदा नहीं, पता पड़ा कभी किसी वजह से धारा का मान बढ़ गया था और फ्यूज गला ही नहीं और आपका हीटर जल गया। ठीक है जी, तो बिल्कुल जो उसकी ये इस तरह की रेटिंग आएगी उससे थोड़ा सा 10% ऊपर ऐसा ले लिया जाता है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन हम अगले टर्न पे लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। तो कॉन्सेप्ट लाइव के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।